In 2011, ecologist Madhav Gargil chaired the Western Ghats Ecology Expert Panel (WGEEP), which submitted a report where all of the Western Ghats designated to be an ecological sensitive area. National parks are the most sensitive economic sensitive zones, and the last one, the most important, they strongly suggested no new railway lines and major roads except where it is highly essential. So ये क्या है, ये रिपोर्ट किस बारे में है, हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं 2011 की बात को अभी। हे गाइस, माय नेम इज रोहित बिताल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेट इमरजेंसी फॉर सर्वाइवल। सो जैसे कि हमने देखा, पहले मैंने जो रिपोर्ट थी उसमें साफ साफ कहा गया है कि वेस्टर्न घाट्स है वो इकोनॉमिक सेंसिटिव एरियाज है, वहाँ के जो नेशनल पार्क्स है आर द मोस्ट इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। एंड द लास्ट वन इज सबसे मेन जो कि अभी वायलेट होने जा रहा है, जो गवर्नमेंट वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाएगी वो पूरा इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने वाला है, पूरे बायोस्फीयर रिजर्व्स को, बायोस्फीयर को, जहाँ पे लाइफ होती है, जहाँ पे स्पीसीज एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, उनको पूरा अफेक्ट होने वाला है। तो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में कि हम कैसे उसको रोकें, कैसे हम हमारा कंट्रीब्यूशन दें गवर्नमेंट को इस डिसीजन में कि हमें उसको रोकना है। तो आज की वीडियो में हम गोवा में जो 3 प्रोजेक्ट्स होने जा रहे हैं, गोवा को जो कोल हब बनाया जाने वाला है, वो क्यों इलॉजिकल प्रोजेक्ट है, क्यों इसको नहीं बनाया जाना चाहिए इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए, एंड इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय अगर ये प्रोजेक्ट बनते हैं तो ये इकोसिस्टम को तो डिस्ट्रॉय करेंगे ही करेंगे, साथ में वहाँ की स्पीसीज, वहाँ के इको जोन, सेंसिटिव वेस्टर्न घाट्स सबको डिस्ट्रॉय करेंगे, एंड इट विल बी ह्यूज कॉस्ट फॉर इन्वायरमेंट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गोवा वाले लोगों को हैट्स ऑफ टू यू फ्रॉम माई साइड कि उन्होंने रेलवे ट्रैक में आके बहुत ज़्यादा भीड़ में आए लोग इस सपोर्ट में कि वहाँ पे कोई रेलवे लाइन नहीं आनी चाहिए कोल हब बनाने के लिए। एंड उन्होंने ये भी डिमांड किया है कि हमको गोवा को कोल हब नहीं बनाना। एंड आपको पता ही है कि हम गोवा वहाँ पे सिर्फ बीचेज ही नहीं है, वहाँ पे नेशनल पार्क्स है, वहाँ पे इकोसिस्टम है, वहाँ पे अलग अलग एनिमल्स है, नेशनल पार्क्स है, वो भी गोवा के इकोनॉमी में उतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं जितना कोस्टल एरियाज करते हैं, जो बीचेस करते हैं। एंड आपको सिर्फ गोवा का सिर्फ बीचेस ही पता होंगे, बट वहाँ पे बीचेस के अलावा भी बहुत सारी वंडरफुल चीज़ें हैं, बहुत सी नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पे, जो कि इस कोल हब प्रोजेक्ट से डिस्ट्रॉय हो सकती है। एंड ये इन्वायरमेंट लॉस का भी वायलेशन है। तो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, एंड कितने क्या इकोलॉजिकल कॉस्ट हमको फेस करना पड़ेगा अगर ये प्रोजेक्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 2011 में गडगी कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो मैंने आपको बता दी। अब क्या हो रहा है, 9 साल बाद जुलाई में 2020 में जब हमारे कंट्री में लॉकडाउन था कोविड-19 की वजह से, तब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने वर्चुअली इस प्रोजेक्ट क्लियर किया, जो डबल ट्रैक की रेलवे लाइन आने वाली है गोवा मरगमो पोर्ट से लेके कर्नाटका के हुगली पोर्ट है वो, तो वहाँ तक जो रेलवे लाइन बिछने वाली है, जो 2 ट्रैकिंग रेलवे लाइन आने वाली है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको क्लियर जुलाई 2020 में किया, जब लॉकडाउन चल रहा था। इट मीन्स कि इसको मतलब ना तो EIA का इसमें कुछ है, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो पब्लिक कंसल्टेशन होता है वो भी नहीं की गई है। एंड गोवा वालों लोगों ने भी कहा है कि इसकी पब्लिक कुछ भी नहीं हुआ है, ताकि हमें पता चले कि इसके क्यों बनाना चाहती है गवर्नमेंट, एंड इसको हमको डीपली भी पता चले कि क्या है इसके रीज़न। तो ये भी गोवा वाले लोगों ने, जो लोकल कम्युनिटीज़ है, वहाँ के लोकल पीपल है, उन्होंने भी ये कहा है कि वहाँ पे ये सब अभी तक नहीं हुआ है। तो मतलब जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने जो वर्चुअली मीटिंग जो क्लियर किया इसको बनाने के लिए, तो ये कौन से नेशनल पार्क से गुजरेगा, तो सबसे जो गोवा के इकोनॉमी के लिए भी, नेचुरल हेरिटेज के लिए और कल्चरल भी सबके लिए इम्पोर्टेंट है गोवा के लिए। तो उसमें पहला है मोलम नेशनल पार्क एंड सेकंड वन इज भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन दोनों फॉरेस्ट में अगर ये प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट करती है तो इन दोनों प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है। एंड जो ये प्रोजेक्ट है, जो ये वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स है, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मोलम नेशनल पार्क, ये वेस्टर्न घाट्स का 0.05 एरिया कवर करती है, जो कि बहुत मायने रखता है वेस्टर्न घाट्स के लिए भी, इकोसिस्टम के लिए भी, और वहाँ पे जो स्पीसीज रहती है। एंड वहाँ पे
8% ऑफ स्पीसीज अगर ये प्रोजेक्ट होता है तो एंडेमिक हो जाएगी इस रीजन में, और वो एंडेमिक होना मतलब कि ख़त्म हो सकती है, उनको बहुत अफेक्ट पड़ने वाला है अगर ये प्रोजेक्ट आता है। तो वहाँ के लोकल पीपल ने तो पूरा इसको अपोज ही किया है, एंड हैट्स ऑफ टू फ्रॉम माई साइड ऑल गोवान्स की उन्होंने ये इस पर उन्होंने एक्शन लिया, एंड उन्होंने अभी तक इस पर काम चलने नहीं दिया, एंड गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला है। सो हैट्स ऑफ टू सीरियसली मैन। एंड कौन से प्रोजेक्ट होने वाले हैं गोवा में, आपको तो सिर्फ अभी रेलवे अभी मैंने बताया जो 2 रेलवे लाइन बनाने वाले हैं जो कोल को ट्रांसपोर्ट के लिए, बट उसके साथ एक और दो प्रोजेक्ट्स साथ में होने वाले हैं। 4 लेन हाईवे एक्सपेंशन, एंड सेकेंड वन इज 400 वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन बिछने वाली है गोवा में। तो इससे एनवायरमेंट कॉस्ट क्या आएगा वो हम डिस्कस करते हैं। एंड अगर ये प्रोजेक्ट होता है तो जो हमने अभी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मोल्लम नेशनल पार्क, इसमें से 250 हेक्टेयर्स जो एरिया है फॉरेस्ट का वो मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए वो होगा, यूज़ होने वाला है। तो उस जो 250 हेक्टेयर्स इस वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का यूज़ होगा, वो बहुत ही डिवास्टेटिंग होगा इकोसिस्टम के लिए, एंड वहाँ की एंडेमिक स्पीसीज के लिए भी बहुत डिवास्टेटिंग होगा, और बहुत ज़्यादा हमको इन्वायरमेंट कॉस्ट इस पर पे करना पड़ेगा। तो चलिए अभी इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या है, हम इसको अगर ये प्रोजेक्ट होता है तो हमें क्या फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम। तो जो रेलवे लाइन बिछने वाली है उससे अगर वो होता है प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, तो उससे कम से कम 20,800 ट्रीज कट होने वाले हैं इस पार्क इन वेस्टर्न घाट्स में से। और जो 2 मैंने प्रोजेक्ट बात की उसके लिए अगर वो भी होता है तो उससे 30,000 ट्रीज को कट करना पड़ेगा। मतलब आप सोच के चलिए कि 50,000 60,000 ट्रीज कट होने वाले हैं, और गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम गोवा से कट करके उसको कर्नाटका में लगाएंगे। तो ये मतलब बिल्कुल ही इलॉजिकल मुझे लगा गवर्नमेंट का देना बोलना, कि ये बोल भी कह सकती है कि मतलब गोवा से हटा के हम पेड़ कट करके वहाँ हम कर्नाटका में लगाएंगे। आप मुझे ये इसका जवाब दे सकते हैं कि जो स्पीसीज जो फॉरेस्ट में रह रही है, जो नेशनल पार्क में रह रही है, वो स्पीसीज वहाँ पे जाके सर्वाइव करेगी क्या? गोवा का जो क्लाइमेट है वो क्या कर्नाटका से सेम है? तो इन सब बातों को लेके आपको क्या लगता है कि जो सेम क्लाइमेट है, वेदर है गोवा का, क्या वो कर्नाटका में मिलेगा अगर हम ट्रीज करते हैं? अगर आपकी बात करते हैं, आगे सोचते हैं, तो भी मतलब बहुत इलॉजिकल बोला एक गवर्नमेंट ने कि यहाँ से ट्रीज कट करके हम वहाँ पे लगाएंगे, मतलब वहाँ पे प्लांट करेंगे उतने ट्रीज उस एरिया में। तो इट्स टोटली इलॉजिकल एंड बेसलेस, सीरियसली मैन। एंड पिछले 9 डिकेड्स में वेस्टर्न घाट्स 39% फॉरेस्ट लॉस हुआ है इन सब चीज़ों में। वेस्टर्न घाट्स में 320 स्पीसीज ऑफ फिश एंडेमिक है। लोकल्स आर एंजियस अबाउट कोल थ्रेटनिंग द एनवायरमेंट एंड देयर हेल्थ। और अगर ये कोल लाइन अगर आती है तो एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, अगर जो कोल ट्रांसपोर्ट होता है बाय रेलवे, बाय रोड, बाय वाटरवेज, तो उससे क्या होगा? अगर मान लो कि बाय रेलवे ट्रांसपोर्ट हो रहा है इधर से उधर ट्रेन में, तो ऊपर एक सीट बिछाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको मुझे पता नहीं है, बट वो हवा से उड़ती है तो उसका जो डस्ट है वो उड़ता है, तो वो भी वुमेंस की हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है। एंड ये होता ही है कि वो सीट हट जाती है उस ट्रेन के कंटेनर्स में से, एंड वो जो डस्ट होता है कोल का वो हवा में उड़ता है, एंड वो पूरा एनवायरनमेंट को अनहेल्दी बनाता है, एंड उससे बहुत सी डिजीज़ होती है, जैसे कि अस्थमा हो गया, और बहुत सी इसकी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, एयर पॉल्यूशन तो होता ही है। तो ये सब प्रॉब्लम एडिशनल प्रॉब्लम्स हो सकती है। एंड अगर मान लो कि जो ट्रांसपोर्ट है वो बाय वाटरवेज हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है फ्रॉम स्पिलेज व्हेन कोल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाटरवेज थ्रू वाटरवेज। सो इसका ट्रांसपोर्ट भी बहुत लोगों के लिए, इकोसिस्टम के लिए वो भी खतरनाक है। एंड अगर ये प्रोजेक्ट बनता है गोवा में तो लोकल्स तो वैसे ही डिमांड कर रहे हैं कि हमें कोई कोल हब नहीं चाहिए, गोवा का कोई कोल हब नहीं बनाना, तो गवर्नमेंट को इस पर लेना चाहिए। एंड क्या सॉल्यूशन है हम अभी डिस्कस करेंगे इसके लिए कि हमें कैसे इस प्रोजेक्ट को रोक सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। एंड और क्या इफेक्ट हो रहा है, और वहाँ के लोकल्स में, जैसे मैंने बोला कि EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ने कोई स्क्रूटनी नहीं की है, पब्लिक कंसल्टेशन नहीं की है इस प्रोजेक्ट पे, कि वो ये बोलना लोकल्स का है कि वो शुड बी गेट टू द डेप्थ एंड हैव मीनिंगफुल डिस्कशन ड्यूरिंग द मीटिंग। तो EIA ने कुछ भी नहीं किया है। मैंने इन्वायरमेंट जो EIA जो 2020 है वो भी ड्राफ्ट जो है वो भी बहुत वीक है इन्वायरमेंट को लेके, लॉस को लेके, तो वो भी गवर्नमेंट को करना चाहिए। और EIA ने अगर पब्लिक मीटिंग नहीं की है, पब्लिक कंसल्टेशन नहीं किया है, तो ये वैसे ही इलीगल है करना प्रोजेक्ट उस एरिया में जहाँ पे
लोकल लोगों को, स्पीसीज को, एनिमल्स को अफेक्ट होगा एंड 100% अफेक्ट होगा। तो सबसे बड़ा ये, और शायद हम भूल रहे हैं कि गवर्नमेंट भूल रही है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो बातें हमने प्रॉमिस की है कि हमें 2030 से कुछ एमिशंस है हमें कम करने हैं। तो मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ, गवर्नमेंट जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जो ट्रीटीज है उसमें इंडिया को गवर्नमेंट को रिड्यूस एमिशंस करने हैं 2030 तक फ्रॉम 2005 बेसलाइन। सेकेंड वन इज इंक्रीज शेयर ऑफ पावर generated by non-fossil fuels by 40% by 2030 and create additional carbon sink 2.5% to 3% gigatons by 2030 and by enhancing from forest cover and wildlife and trees। तो ये पेरिस ट्रीटी क्या गवर्नमेंट भूल गई है कि या जैसे हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और गवर्नमेंट का जो ये सॉल्यूशन दिया कि ट्रीज यहाँ से लगा के हम कर्नाटक में लगाएंगे, वो तो पूरा बेसलेस एंड पूरा इलॉजिकली था। तो अभी हम इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट जो गोवा को गवर्नमेंट कोला बनाना चाहती है। ये वहाँ के लोगों की आपसे एक गुजारिश है, मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसमें आप जाके आपको ईमेल करना है। आपको ईमेल नहीं, बस आप क्लिक करोगे ना वहाँ पे तो आपको सीधा मेल में डायरेक्ट कर देगा। उसमें क्या है कि आपको जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि हमें इस पर ईमेल करिए कि हमें बताइए कि हमें ये प्रोजेक्ट मतलब वहाँ के लोगों को अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपसे ये एक स्टेप कर लीजिएगा, आपकी लिंक में जाके आप अपना कंट्रीब्यूट कर दीजिएगा, अपना सजेशन दे दीजिएगा। और थैंक यू, हम जितना हम कर सकते उतना करेंगे हम इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, नेचुरल इकोसिस्टम को बचाने के लिए। एंड आई होप कि आप ये करेंगे। एंड द लास्ट थिंग, गोवा हैज अ वाइब्रेंट कल्चर, नेचुरल हेरिटेज एंड वायबल इकोनॉमी। इट्स इकोलॉजी, इट्स सेलिंग प्रपोजिशंस, it attacking relentlessly, ruthlessly, with illogical projects which shows 19th century, and it could endanger the very existence. So the whole country must come together and stand with the Goa and stand with the people of the Goa in solidarity. Thank you, thanks for your time, and मिलते हैं next video में।